नमस्कार, देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह का किया शुभारंभ। मिशन का लक्ष्य देश के विकास की प्रेरक शक्ति बनने वाले मानव संसाधन तैयार करना। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 6000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विकास को मिलेगी नई धार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। जेएमएम कांग्रेस में 70 सीटों पर बनी सहमति। आरजेडी नाराज, अकेले चुनाव लड़ने के दिए संकेत। मौसम बदलते ही फिर जहरीला हुआ दिल्ली का हवा पानी। कई इलाकों में AQI 400 पार। भाजपा ने खोखले वादों पर आप सरकार को घेरा। कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से मांगा हिसाब। बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 107 रन का लक्ष्य। सरफराज और पंत की शानदार पारी के बाद लड़खड़ाई भारत की दूसरी पारी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुए समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। ध्यान रहे कि यह पहल सिविल सेवकों की क्षमता विकास को समर्पित है और इसका उद्देश्य उनमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन को तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह द्वारा कार्यप्रणालियों में सुधार से हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी सोच में बदलाव के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। कर्मयोगी सप्ताह के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। इस पहल से मिली सीख और अनुभव हमें कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो काशीवासियों को 3200 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 6700 करोड़ रुपयों की योजनाओं का शुभारंभ वाराणसी से किया जाएगा। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरहुआ में शंकरा नेत्रालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर स्थित आरजी शंकर नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल विभिन्न नेत्र स्थितियों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। ये जो हॉस्पिटल का मॉडल है ये 75-25 रहेगा, जहाँ पे 75% का जो पेशेंट्स रहेंगे हमारे पूरे गरीब लोग जिनको हम जाके आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा आउटरीच मॉडल रहेगा। प्रधानमंत्री लगभग 2870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए लागत की और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत की न्यू सिविल इनक्लेव का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे।
जो कुल परियोजनाएं हैं वो 23 परियोजनाएं हैं और 6611 करोड़ 6611 करोड़ की सारी परियोजनाएं होती हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। वाराणसी के लिए इनमें से 3200 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और वहाँ पे नए टर्मिनल का निर्माण है। उनको जोड़ते हुए 3200 करोड़ की हमारी 15-16 परियोजनाएं हैं। साथ ही 3400 करोड़ की ऐसी 6 अन्य शहरों की परियोजनाएं भी हैं जो सिविल एविएशन के एयरपोर्ट के टर्मिनल से जुड़ी हुई है। 3 टर्मिनल्स का लोकार्पण होना है और 3 टर्मिनल्स का शिलान्यास होना है, तो वो 6 परियोजनाएं भी 3400 करोड़ की होती हैं। तो कुल मिला के 6600 करोड़ की परियोजनाओं से 7 शहरों का लाभ यहाँ पे सीधा सीधा होगा। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के फेज 2 और फेज 3 का उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी में बना ये सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम कई मायनों में बेहद खास है। इस स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ बने मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पैरा ओलंपिक के मानकों पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है। बता दें कि इस स्टेडियम का काम अलग अलग फेज में हुआ है। इन सब के अलावा खिलाड़ियों के लिए 150 बेड का हाईटेक हॉस्टल, फूड कोर्ट, पार्किंग सहित कई अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस बनाया गया है। सिगरा स्टेडियम को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के उपकरणों व मैदान पर खेलने का अवसर भी मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से 2022 से शुरू हुआ यह पुनर्निर्माण का कार्य 2024 में जब कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो यह केवल काशी के ही लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्वी प्रदेश के लिए एक नायाब तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों के लिए है, खासतौर पर युवाओं और खिलाड़ियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से वाराणसी में विकास की रफ्तार को और धार मिलेगी। हरिकेश बहादुर सिंह और आशुतोष शुक्ला के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। मध्य प्रदेश को छठे एयरपोर्ट की सौगात 20 अक्टूबर को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट में ही लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का 6वां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी। साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का
विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। भाजपा ने पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूची में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अमर बाउरी, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और सुनील सोरेन का नाम महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि चंपई सोरेन सरायकेला से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा, इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। वहीं इंडी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि सीट शेयरिंग में हमसे राय नहीं मांगी गई। उन्होंने अन्य विकल्प खुले होने की भी बात कही। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति अब साफ नहीं हो सकी है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला की मौजूदगी में और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। राज्य के 2 महत्वपूर्ण गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 260 सीटों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा काफी सकारात्मक रही। ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज हम देंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच रस्साकशी जारी है। महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, लेकिन फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला की मौजूदगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिले। वहीं एमवीए में अपनी पार्टी के लिए 12 सीटों की मांग कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नया पेंच फंसा दिया है। ये बैठक हमारे सीनियर लीडर्स हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनको इधर ड्यूटी लगाया है हर डिवीजन में। वो लोग इधर आके करके काम शुरू करेंगे। इसके लिए मीटिंग 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं। हमें उम्मीद है
कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेल्लार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। केरल के वायनाड से नाव्या हरिदास को उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने उतारा है। केरल सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा ने सूची में कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का भाषण नेता प्रतिपक्ष के रूप में कम और स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में ज्यादा नजर आता है। राहुल गांधी की स्पीच आजकल नेता प्रतिपक्ष की स्पीच के रूप में कम और एक स्टैंड अप कॉमेडियन के स्पीच के रूप में ज्यादा समझ में आती है। राहुल गांधी पहले तो हाथी के दांत और आपके सिद्धांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। आप ओबीसी, एससी, एसटी की बात कर रहे हैं। आपके कैप्टन अजय यादव, नेशनल ओबीसी चेयरपर्सन, ने इस्तीफा दिया और कहा कि आपने उनको शैबिली ट्रीट किया। उन्होंने बताया हरियाणा में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। कुमारी शैलजा जो दलित नेत्री हैं, उनके प्रति हरियाणा में आपका क्या रवैया रहा। ट्राइबल्स के पैसे वाल्मीकि ट्राइबल स्कैम में आपने खा लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एससी एसटी की जमीनें लूट ली मुडा स्कैम में। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री समूह और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। बैठक में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस तरीके से सभी सीटों पर जीत दर्ज हो, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम की जिम्मेदारी दी जाए, सभी की सभी सीटों पर विजय पाई जाए। इसके लिए आज बैठक में चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की है और जिसमें ये उपचुनाव को जीतने की पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाइए और सबका कार्य विभाजन करिए। किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर काम करना है, किस मंडल पर काम करना है, इसकी पूरी योजना बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, जिस तरह से इन लोगों ने अभी एक चर्चा चल रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए अब तक 1.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 अक्टूबर को की थी। 12 अक्टूबर से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की वेबसाइट पर आवेदन शुरू हुए हैं और 25 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना से देश के युवाओं को कौशल विकास का सुनहरा अवसर मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत युवाओं को कई बड़ी मल्टीनेशनल और अलग अलग तरह की कंपनियों के साथ जुड़ने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप देकर उनके कौशल का विकास करना और बेरोजगारी से मुक्त करना है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप की कुल अवधि 12 महीने की होगी। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में ये इंटर्नशिप दी जाएगी। सरकार ने सभी 500 भागीदार कंपनियों की पहचान कर ली है और उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से संचालित एक वेब पोर्टल पर लिस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ शुरू की गई है, जिसमें युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और साथ ही बेरोजगार युवाओं को स्टाइपेंड के माध्यम से एक बुनियादी वित्तीय सहायता दिलाने में मदद करना शामिल है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं, 12वीं, ITI या ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इंटर्नशिप के लिए 21 से 24 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी युवा जिनके पिता या परिवार में किसी की भी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, वे इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इंटर्नशिप के समय उम्मीदवार के पास पूर्णकालिक रोजगार नहीं होना चाहिए। किसी फुल टाइम डिग्री या अन्य कोर्स की शिक्षा ले रहे छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT, IIM, NIT, IIIT या MBBS, MBA, BDS या मास्टर्स डिग्री ली है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी तरह की अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ उठा चुके हैं तो आप PM इंटर्नशिप योजना में आवेदन नहीं कर सकते। PM इंटर्नशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें से 4,500 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए कंपनी की ओर से दिया जाएगा। सरकार ने कंपनियों को छूट दी है कि वे चाहें तो अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को किसी भी आकस्मिक व्यय में मदद करने के लिए सरकार की ओर से इंटर्नशिप शुरू करते समय 6,000 रुपए की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक इंटर्न को बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। PM इंटर्नशिप योजना से युवाओं को कंपनियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ने, काम सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में नौकरी पाने के लिए मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण मैक्सिको की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री ने आज मैक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में शिरकत की। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय व्यापार और वाणिज्य परिषद द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन में IT, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य और ऑटोमोटिव क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 250 निवेशकों और व्यवसायिक कर्मियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में विकास और निवेश की असीम संभावनाएं हैं और खास तौर पर फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत और मैक्सिको अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्री ने भारत में राजनीतिक स्थिरता, स्किल्ड वर्कफोर्स, बुनियादी ढांचे में हो रहे विकास और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और मैक्सिको 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में भी सहयोग कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत डिजिटल इकोनॉमी में आज पूरी दुनिया की अगुवाई कर रहा है और दुनिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने मैक्सिको को भारत के गिफ्ट सिटी में अपने कारोबार शुरू करने का न्योता दिया और इस मौके पर भारत और मैक्सिको के उद्योग संगठन के बीच समझौता भी हुआ। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस यात्रा से शिक्षा के क्षेत्र में आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग, भागीदारी और तालमेल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 2 दिनों की सिंगापुर यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 3 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री अपनी ऑस्ट्रेलियाई यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन के लिए कैबिनेट से 2,817 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसी के चलते खाद्य तेल पर 27% आयात शुल्क लगाया है ताकि घरेलू तेल उत्पादकों को फायदा पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बासमती चावल पर निर्यात के प्रतिबंध को हटा लिया गया है और प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के हेतु कैबिनेट ने 2,817 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जो खाद्य तेल थे उनके आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है 27.5%। अब चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। बासमती पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी वो हटा दी गई है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो घटा के 20% की गई है।
उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। अब इन फसलों के दाम ठीक किसानों को मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पुरी में द्वितीय भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के उद्घाटन पर कहा कि भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए यहां लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के आदर्शवादी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उस वजह से ये विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाए हैं उस वजह से आज लाइट हाउस में पर्यटकों की गतिविधियां 16 लाख तक बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में इसे 50 लाख तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। पिछली बार ये महोत्सव गोवा में हुआ था और इस बार ओडिशा में हो रहा है। मैरीटाइम हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए यहां लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजन की गई है और इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है देखो अपना देश। मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं उसके वजह से आज लाइट हाउस में टूरिस्ट का जो गतिविधियां 16 लाख तक बढ़ चुका है और अगले दिनों में अगले 5 साल के अंदर इसको 50 लाख तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। पिछली बार हमारे फेस्टिवल गोवा में हुई थी, इस बार उड़ीसा में हुई है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने सिकंदराबाद में लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए पीड़ित से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय पुलिस के रवैये पर आक्रोश जाहिर किया। दरअसल मुथ्थिलम्मा देवी मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। आरजीकर मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों डॉक्टरों ने एक बार फिर घटना के विरोध में मार्च निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया। पश्चिम बंगाल के तमाम डॉक्टर ममता सरकार की तानाशाही रवैये से परेशान है। जूनियर डॉक्टरों की ओर से निकाले गए इस मार्च का समापन एस्प्लेनेड में होगा। एस्प्लेनेड वही स्थान है जहां जूनियर डॉक्टर न्याय और स्वास्थ्य सेवा सुधार की मांग को लेकर 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में जहां दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के समय विवाद शुरू हुआ था, वहां सड़क किनारे बने घरों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस देकर जवाब मांगा था। नोटिस दिए गए घरों में बहराइच हिंसा में आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। सड़क चौड़ीकरण और तिराहे पर दुर्घटना होने के कारण रोड इंक्रोचमेंट में आ रहे मकानों को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था। एक बार फिर बीते 17 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जयचंद सोनी ने। ये इस समय हम महाराजगंज बाजार में खड़े हैं महासी के, जहां पर दंगा हुआ था। ये वही घर है जहां पर नोटिसें चस्पा की गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 27 घरों को जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस जारी की गई है। इनको कभी भी गिराया जा सकता है। 3 दिन का मात्र समय दिया गया है, जिसमें आज 1.5 दिन बीत चुके हैं। 1.5 दिन का ही समय बचा है, जिसमें कल से परसों के बीच में इसको डिमोलिश करने की पूरी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। हर नाके को सील कर रखा गया है, सब बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आवागमन फिलहाल बहाल नज़र तो आता है, लेकिन उसे अभी संपूर्ण बहाली नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर रहने वाले जिनके घरों में नोटिसें हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ताले लगे हुए अभी देखे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं वो अपने घरों को या दुकानों के सामान को खाली करने में मशगूल दिखाई देते हैं। जयचंद सोनी, दूरदर्शन। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पेड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे।
दीपों को जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियरों के साथ झारखंड से आए 150 आदिवासी शामिल होंगे। अयोध्या के आसपास के गांवों के कुम्हारों से दिए जुटाए जा रहे हैं। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दियों को जुटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में ये आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन कारीगरों को लगाया गया है। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियाँ हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को 10 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से कल हम 110 गत्ता दिए हैं, जिसमें एक गत्ते में 505 दिया है। 110 गत्ता कल गया है और गाड़ी आ गई है, अब लोडिंग होना शुरू हो गया है। हमारी ओर से 10 लाख दिए जाने हैं, जिसमें से हम 55,000 दिया दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने विस्फोट करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ये घटना उस समय हुई जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का एक गश्त दल नक्सल विरोधी सर्च अभियान से लौट रहा था। नक्सलियों ने उनके रास्ते में IED लगाकर विस्फोट किया। इस धमाके में 2 जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया और नक्सलियों की खोजबीन शुरू कर दी। घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना जताई है। राजस्थान के बीकानेर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की आशंका के चलते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की। SOG की टीम ने बीकानेर में एक साथ 9 स्थानों पर छापेमारी की और 7 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार युवकों को जयपुर से ले जाकर पूछताछ की जाएगी। ये कार्रवाई मई 2024 में आयोजित EO भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल की संभावनाओं को लेकर की गई है। SOG के एडिशनल SP सुनील कुमार ने कहा कि EO भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि जांच में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके चलते बीकानेर में एक साथ 9 जगहों पर छापे मारे गए। SOG की टीम इस मामले में पूरी तत्परता से जांच कर रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का दर्जा उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके लिए अब जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन की जरूरत है। ये केंद्र सरकार को ही लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित करके कराना होगा। इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भी भेजना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की। दिल वालों की नगरी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। एक और राजधानी की हवा जहां लोगों की शरीर में जहर घोलने लगी है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। DMRC ने सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करने की बात कही है। दिल्ली में हर दिन बढ़ते AQI स्तर से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI का हाल बेहाल है। खराब श्रेणी का एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए आनंद विहार का AQI स्तर 444 पर पहुंच गया।
वहीं बवाना में 343, द्वारका सेक्टर 8 में 327, जहांगीरपुरी में 337, मुंडका में 364, नरेला में 328, रोहिणी में 324, अक्षरधाम में 334 और वजीरपुर में 349 AQI स्तर के साथ राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली की यह हालत तब है जब सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम दावे कर रही है। वहीं छठ महापर्व से पहले यमुना नदी पर उठते सफेद जहरीले झाग छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। यमुना की सफाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी अब अपने कारनामों के कारण भाजपा के निशाने पर है। यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। जब दिल्ली के अंदर यमुना आती है, जब ट्रेवल करती है, 40 गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने के अलावा कुछ नहीं करती है। यमुना जी में यहाँ पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से 10 सालों का हिसाब मांगा है। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली से तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पुनर्निर्माण का काम शनिवार को फिर से शुरू किया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम को वित्तीय राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि कुर्नूल में एक उच्च न्यायालय की बेंच और उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम स्ववित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से अमरावती का पुनर्निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन 2047 का उद्देश्य राज्य का विकास करना है। उन्होंने कहा कि उनके एक आह्वान पर ही अमरावती क्षेत्र में 29,881 किसान 34,241 एकड़ जमीन दान करने के लिए आगे आए। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को 15,000 करोड़ रुपयों की सहायता दी है। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाशोत्सव देश भर में जगह जगह धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने भव्य नगर कीर्तन निकाला और गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई। श्री गुरु रामदास जी के गुरु पर्व के अवसर पर अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में आतिशबाजी की गई और दीपमाला सजाई गई। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। रहाटकर 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। विजया राजस्थान में भाजपा की सह प्रभारी के तौर पर भी कार्य कर चुकी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आयोग की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किया गया है। 2016 के विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के एडिशनल डीजीपी रहते हुए गुप्ता पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। बिहार पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इनामी नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार किया। अयोध्या में इस साल राम मंदिर से लेकर सरयू तट तक दीपोत्सव की भव्यता दिखाई देगी। 30 अक्टूबर को दीपोत्सव के शुभ अवसर पर राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर 28 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। विशाखापत्तनम में सैन्य अभ्यास मलाबार 2024 का समुद्री चरण संपन्न हो गया। सैन्य अभ्यास के इस संस्करण में युद्धपोतों की उनके अभिन्न हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी के साथ भागीदारी देखी गई। इकाइयों ने सतह, उप सतह और वायु युद्ध के क्षेत्र में जटिल और उन्नत अभ्यासों में हिस्सा लिया।
डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने के आरोप में सपा सांसद राजीव राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित डॉक्टर ने सांसद पर अपने लोगों के साथ मिलकर धमकाने का आरोप लगाया है। राजीव राय उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 19वें वार्षिक खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और साथ ही उनके साथ पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सरावत भी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक कॉलेजों के 11,000 से अधिक छात्र 20 से अधिक खेल श्रेणियों में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने छात्र समुदाय से माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और युवा नेतृत्व और सामाजिक संगठन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए भी कहा, जो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आपको तुरंत ही माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाना है। दूसरा, एक माई सेल्फ इज एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑल्सो। आप सब युवा हैं, कल आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक भारत सरकार की ओर से बनाया गया है। मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाके नजर लगा दीजिए। उसमें आपके लिए मोदी जी ने कैसी अपॉर्चुनिटी वहां फ्लोट करी है, आपको पता चलेगा। इस अवसर पर 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक विजेता अमन सरावत ने अपनी कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद ओलंपिक पदक जीतने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य पर फोकस किया। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जो आप एक बार लक्ष्य बना लेते हो उसको पाने के लिए। क्योंकि मैं 10 साल का था जब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरा टारगेट था बस भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। तो उस टाइम पे दो सिचुएशन थी, मैं घर पर भी जा सकता था, भाई पैसे की भी दिक्कत थी और स्टेडियम जो मेरा सेंटर है उसमें मेहनत भी है। तो फिर मैं बस मेरा तो ये टारगेट, पिताजी कह गए थे भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। मैं तो अपनी मेहनत पर ध्यान रखता था, बस अपने कमरे रूम में एक ओलंपिक का पोस्टर चेप दिया मेडल का, बस सुबह शाम उसी को देखता था और मेहनत करता था। और आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक की जो हमने जैसा बताया, उन्होंने वहाँ पर जो पदक जीता था उसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि कितने संघर्षों से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा ने कहा, ये केवल एक इवेंट नहीं है बल्कि हमारे दिलों के करीब एक उत्सव है जो हर एथलीट के दिल में दृढ़ता, संघर्ष और खेल भावना को प्रदर्शित करता है। युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और ये सिर्फ नीतियों की बात नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व जुड़ाव और प्रेरणा ने युवाओं में एक नया जोश भरा है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाई। दरअसल मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन बनाने हैं। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 462 रन बनाए। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया है। भारत के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 177 रन की शानदार साझेदारी की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ते हुए 150 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत शतक से चूक गए और वो 99 रन बनाकर आउट हो गए। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल 35 रन, रोहित शर्मा 52 रन, विराट कोहली ने 70 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से विलियम ओरुर्के ने 3, मैट हेनरी 3, स्पिनर एजाज पटेल को 2, फिलिप्स और टिम साउदी को 1-1 विकेट मिला है। और स्पिनरों के दमदार प्रदर्शन से वेस्टइंडीज को हराकर न्यूजीलैंड महिला T20 विश्व कप फाइनल में पहुंच गया। न्यूजीलैंड टीम की स्पिनर एडेन कार्सन और
एमेलिया केर ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। न्यूजीलैंड ने कम स्कोर वाले मैच में शुक्रवार को वेस्टइंडीज को हराकर महिला T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। अब तक 2009 और 2010 में उपविजेता रही न्यूजीलैंड टीम का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ओडेंस में चल रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने 21-13, 16-21, 21-9 से हराया। सिंधु ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हान युई को हराया था। पीवी सिंधु और तुंजुंग का आखिरी बार सामना 2023 फ्रेंच ओपन में हुआ था, जिसमें पीवी सिंधु ने जीत दर्ज की थी। पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली ने कहा कि पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल जैसी गतिविधियों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। खली ने राज्य में रेसलिंग एकेडमी खोलने का ऐलान किया। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और सरकार को भी रेवेन्यू आएगा। शुक्रवार को पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली शिमला के साथ के इलाके जुंगा में चल रहे फ्लाइंग फेस्टिवल में शामिल होने आए थे। इजरायली सेना द्वारा हमास कमांडर यान्हा सिनवर के मारे जाने से उत्साहित इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो यान्हा सिनवर एक हत्यारा और बलात्कारी था। उसका मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि है। ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ वो युद्ध जारी रखेंगे और वो इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। Well, 2 days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 3 ही हफ्ते रह गए हैं। दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस सभी तरह के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह ने भारतीय अमेरिकियों के एक वर्ग से बात की ताकि उनका मूड भाप सके और पता लगा सके कि नवंबर में वो क्या भूमिका निभा सकते हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में अमेरिकी संसद को जब संबोधित किया था तो उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनकी भारतीय विरासत का जिक्र किया था। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber, and there is one behind me. Who has made history. I'm told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात हैरिस की ओर इशारा करते हुए कही, जिनकी मां भारत में पैदा हुई थी। हैरिस की विरासत इस बात का संकेत है कि अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकी किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। सोसाइटी में तो कोई डाउट नहीं है कि हमारी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। लास्ट फ्यू इयर्स में हमने ये देखा है कि पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया है। वर्तमान में अमेरिकी कांग्रेस में लगभग 5 भारतीय अमेरिकी हैं और राज्य विधानसभाओं में लगभग 40 भारतीय हैं। भारतीय अमेरिकी मतदाताओं की मतदान दर किसी भी एशियाई अमेरिकी समूह की तुलना में सबसे अधिक है, लेकिन भारतीय अमेरिकी किसी विशेष पार्टी को सामूहिक रूप से वोट नहीं देते हैं। किसी भी अन्य समूह की तरह उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इंडियन अमेरिकन्स का इस देश में हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आज इंडियन अमेरिकन जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री बनेंगे इस इलेक्शन में। पहले तो इतना ज़्यादा हमारे लोग इसमें रुचि नहीं रखते थे। अभी हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में हमारे लोग आगे आएं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत है।
सिटीजन्स बन रहे हैं तो वो वोट देने के लिए जो है अब सक्षम हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके अमेरिकन ड्रीम पे जो है खतरा हो सकता है। तो उनको लगता है कि ये बचाने का एक तरीका ये है कि हमारा इन्फ्लुएंस हो। हालांकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एक छोटा समूह है, इनके नंबर्स कम हैं, पर पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिहाज से, सिविक लीडरशिप के लिहाज से ये कम्युनिटी अमेरिकी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया। तो 5 नवंबर को अमेरिका में मतदान होना है। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। और आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।